नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में बात आज उस सफर की होगी जो कोई भी भारतीय अगर जाना चाहे। जिक्र हम सियाचिन ग्लेशियर का कर रहे हैं। कैसे जा सकता है, कैसे पहुंच सकता है, किन हालात में रह सकता है, और उन हालात में अगर कोई सैनिक रहता है तो फिर वहां पर स्थिति होती क्या है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले 3 तस्वीर। एक तरफ दिल्ली सरकार के एक मंत्री स्टिंग ऑपरेशन में फंसे, दूसरी तरफ हनुमंतप्पा, लॉन्स नायक हनुमंतप्पा जिस तरीके से बचकर आए, उसने एक लिहाज से कहा जाए वैज्ञानिक तरीके और साइंस को ही चैलेंज कर दिया है कि जब कई टन बर्फ के नीचे कोई दबा हुआ शख्स होता है तो उसके बाद इतने लंबे वक्त के बाद वह जीवित कैसे रह सकता है। और तीसरी तस्वीर सुशील कोइराला की, सुशील कोइराला जिनका आज निधन हो गया, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री। 12 लेकिन बात आज हमने शुरुआत की है उस सफर को लेकर जिस सफर के आसरे आज आपको दरअसल सियाचिन ग्लेशियर से आगे की जगह है और वहां से कई दिन लगते हैं उस आखिरी चौकी तक पहुंचने में जहां पे भारतीय सेना तैनात रहती है। और तैनाती के वक्त किन स्थिति में रहती है, कैसे कोई पहुंच सकता है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से पहले शुरुआत कर रहे हैं। यह गुलाबों की घाटी है। सोचिए मत, चारों तरफ बर्फ और हमने कहा गुलाबों की घाटी। तो दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र का नाम ही है सियाचिन। और सिया का मतलब है गुलाब, तो चिन का मतलब है घाटी। और भारत पाकिस्तान के बीच सियाचिन ऐसी बंजर और दर्रे वाली जमीन जहां दुश्मनी कभी किसी को शर्मिंदा होने नहीं देती, क्योंकि गुलाबों की इस घाटी में सिर्फ कांटे हैं, वह भी बर्फ के, जो चुभ जाएं तो खून नहीं निकलता बल्कि शरीर के भीतर बहता हुआ गर्म खून जम जाता है। चमड़ी दोबारा जुड़ती नहीं, हड्डियां पिघलने लगती है। फिर तेज चलें, सांस फूली और ऑक्सीजन की कमी तुरंत हमेशा के लिए सुला देती है। तो सियाचिन के सफर पर चलने से पहले कमर में रस्सी बांध लीजिए, क्योंकि यहां बिना रस्सी बांधे चले तो कहीं बर्फ में समाए तो फिर जिंदगी मौत पर भारी पड़ जाएगी। क्योंकि बर्फ मरने नहीं देगी और शरीर बिना हरकत जिंदगी को बता नहीं पाएगा कि आप जिंदा भी हैं। तो दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में पहुंचने के लिए यही चीता हेलीकॉप्टर है जो आपको सियाचिन में खास जगह पर उतारेगा। और भारत की आखिरी चौकी तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर से उतरकर आपको कमर में रस्सी बांधकर सैनिकों की तर्ज में एक लकीर बनाकर चलना होगा। क्योंकि हेलीकॉप्टर से आखिरी चौकी इंदिराकाल तक पहुंचने में आपको लगेंगे तकरीबन 400 घंटे, और हर दिन आप 10 घंटे से ज्यादा चल नहीं सकते। तो 20 से 25 दिन तक चलते हुए आप सरहद के उस आखिरी चौकी तक पहुंचते हैं जहां से 3 दिन के सफर के बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है। लेकिन इस 20 से 25 दिन की यात्रा यूं ही नहीं होती। स्लीपिंग बैग में सोते सोते हो सकता है आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए और फिर आप उठ नहीं सकते। और बहुतेरे सैनिक सोते सोते ही मर चुके हैं। यह भी हो सकता है कि किसी सुबह आपने स्लीपिंग बैग से चेहरा निकाला और नंगी आंखों से बर्फ पर चमकती सूरज की रोशनी आपकी आंखों में चली गई, तो फिर आंखों की रोशनी भी चली जाती है। कई जवानों के साथ यह हादसा हो चुका है। इनसे बच गए तो आप किसी भी हिस्से को ढक ना पाए और फिर वहां की हवा आपकी जान ले सकती है, जो अक्सर सुखद लगती है। लेकिन हवा के साथ उड़ते बर्फ के छोटे छोटे कण इतने पैने होते हैं कि सुई की तरह आपके शरीर में घुस सकते हैं। और ये सुई एक नहीं बल्कि एक साथ सैकड़ों की तादाद में होती है। उसके बाद खून जम जाएगा, यानी पहले शरीर थकेगा और फिर मौत की नींद। कई सैनिकों के साथ यह भी हो चुका है। तो शरीर पर स्नोकोट और टेंट के भीतर बुखारी, यानी एक खास तरह की अंगीठी जो गर्माहट पैदा कर आपको सुला देगी। लेकिन फिर वही मौत की नींद ना बन जाए, इसीलिए कोई एक जागता है और जब वह सोता है तो कोई दूसरा जागता है। क्योंकि एक खास अंतराल के बाद भी हर किसी को जगा देने वाला कोई शख्स जाग रहा हो
तभी आप जिंदा रह सकते हैं, अन्यथा मौत की नींद आपको सुला सकती है। तो दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में युद्ध तो हो नहीं रहा। ऐसे में जाबाजी, वक्त गुजारने की कहीं युद्ध से कम भी नहीं होती, क्योंकि आंखें सिर्फ बर्फ देखती है और एक ही रंग आंखों के सामने 3 महीने से ज्यादा रहने पर दिमाग पर असर शुरू कर देता है। क्योंकि कोई दूसरा रंग नहीं, पेड़ पौधे नहीं, खेलने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बर्फ। इसीलिए सैनिकों को हर 3 महीने में वहां से हटा दिया जाता है और जब नए सैनिक यहां लाए जाते हैं तो इतने ठंडे माहौल में रहने के लिए 1 महीने पहले उन्हें इसी ठंडे माहौल में समुचित ट्रेनिंग लेनी होती है। और चीता हेलीकॉप्टर सिर्फ 30 सेकंड के लिए वहां रुकता है। उसी 30 सेकंड में सारे सैनिक उतरते हैं। 30 सेकंड इसलिए क्योंकि 30 सेकंड से ज्यादा रुकने पर दुश्मन हेलीकॉप्टर को निशाना बना सकता है। तो बावजूद इसके कि युद्ध विराम आज भी है, लेकिन आज भी चीता हेलीकॉप्टर सिर्फ 30 सेकंड ही रुकता है। बर्फ का तूफान आया था। 10 सैनिक बर्फ में समा गए। एक बच गया, वो कोमा में है। उसकी हालत नाजुक है। ब्लड प्रेशर बेहद लो चल रहा है। लगातार डॉक्टर्स अपने तरीके से उसकी देखभाल भी कर रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आत्मबल के सामने किस तरीके से विज्ञान भी आ रहा है। हम उस पर आए उससे पहले, दरअसल सियाचिन का मतलब है क्या, और सियाचिन में सैनिकों की मौजूदगी कब से शुरू होती है, क्यों शुरू होती है, और मौजूदा वक्त में सामरिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है वो। इसलिए प्रधानमंत्री खुद आज उस सैनिक को देखने गए, लांस नायक हनुमंतप्पा को। जरा समझने की कोशिश कीजिए, सियाचिन का मतलब सिर्फ फूलों की घाटी नहीं, आपके हमारे सैर का मतलब नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं युद्ध से विकट स्थिति है वहां पर। और क्यों, रिपोर्ट देखिए। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा ये खूबसूरत सा दिखने वाला इलाका 1984 तक बिल्कुल वीरान पड़ा था। शिमला समझौते के वक्त सियाचिन को बंजर माना गया, इंसानों के लायक तक नहीं समझा गया, तो कोई जिक्र हुआ ही नहीं। लेकिन ज़ियाउल हक के दौर में पहली बार पाकिस्तान की नजर 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके पर उठी। पाकिस्तान ने यूरोप में बर्फीले क्षेत्र में पहने जाने वाले खास तरह के कपड़ों और हथियारों का बड़ा ऑर्डर दे दिया, तो भारत की नींद टूट गई। सेना इस सूचना से चौकन्ना हो गई और एक टुकड़ी सियाचिन की तरफ कूच कर गई। 12 अप्रैल 1984 की रात सेना की पहली टुकड़ी यहां पहुंची और 13 अप्रैल 1984 से शुरू हुआ ऑपरेशन मेघदूत। 1984 से 2002 तक सियाचिन युद्ध एक ऐसा स्थल बना रहा जहां दुश्मन पलक झपकने का इंतजार करता और भारत के जाबाज सैनिक पलक भी नहीं झपकाते। और सामने खड़ी पाकिस्तान की सेना के लिए सियाचिन का इलाका उतना विकट नहीं था जितना भारतीय सैनिकों के लिए था। तो रण क्षेत्र पर रहना भी किसी युद्ध से कम नहीं। तो बिना गोली चले यहां भारत के 970 जवान शहीद हो चुके हैं। और खास बात यह कि ज़ियाउल हक के वक्त जनरल मुशर्रफ की तैनाती सियाचिन में ही हुई थी। उस वक्त सियाचिन पाकिस्तान के रडार पर भारत के खिलाफ एक नए मोर्चे को खोलने के तौर पर उभरा। और जब जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ही 2003 में यहां युद्ध विराम लागू किया, जो मुशर्रफ की रणनीति का हिस्सा रहा। युद्ध विराम के बाद भारत अपनी सेना यहां से हटा लेगा। और माना जाता है कि मनमोहन सरकार एक वक्त सियाचिन को डीमिलिटराइज करने के लिए बातचीत भी शुरू करने वाली थी, लेकिन वक्त से पहले भारत ने पाकिस्तान की इस चाल को भी समझा, क्योंकि इसी दौर में पाकिस्तान ने सियाचिन को लेकर चीन के साथ सामरिक रणनीति बनानी शुरू की। और असर इसी का हुआ कि पाकिस्तान के साथ सियाचिन को लेकर 12 वार्ताएं हुई, लेकिन कोई सफल नहीं हुई। और बिना युद्ध भी सियाचिन की रक्षा पर हर बरस 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होते हैं। जो हमारी पोस्ट है वो साल्टोरो रिज के ऊपर लगी हुई हैं और वहां से हम पाकिस्तान की जो पोस्ट हैं परली तरफ उनको ऊपर से देख सकते हैं। तो वो ये हाइट जो है वहां की साल्टोरो रिज की, उससे हमको फायदा मिलता है। और
जो हमारी पोस्ट हैं वो ज्यादा मजबूत मानी जाती हैं। सियाचिन के एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ अक्साई चीन, यानी भारत के लिए सियाचिन सामरिक नजरिए से बेहद अहम, और भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अब सीमा छोड़ना नामुमकिन है। तो सवाल यही, क्या सियाचिन पर हालात ऐसे ही रहेंगे? तो जवाब है हाँ, क्योंकि फौज के लिए सियाचिन से हटना मुश्किल है। तो सेना ने इस क्षेत्र को प्रतिष्ठा का सवाल भी बनाया, और आलम यह है कि दोनों देशों ने सियाचिन में तैनात होने वाले सैनिकों के लिए अलग अलग मेडल भी तय किए। दोनों रेजिमेंट्स में ग्लेशियर पर तैनाती की होड़ भी लगती है। ये जो एरिया है, पूरे आसपास के इलाका जो पाकिस्तान के पास में है और चाइना के पास है, उसको बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर डोमिनेट करता है। अगर हम इसको वकेट कर दें या इसको छोड़ दें तो पाकिस्तान और चाइना जो है वो लिंकअप हो जाएंगे, और उनके लिंकअप होने से हमारी जो पोजीशंस हैं कंप्लीटली कारगिल से लेके लेह तक वो अनटेनेबल हो जाएंगी। और बर्फ के इस रण क्षेत्र के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर चेतक, चीता, Mi-8 और Mi-17 हर वक्त लगे रहते हैं। तभी वहां जिंदगी रेंगती है, और तभी वहां हर वक्त मौत से दो दो हाथ होते रहते हैं। जहां पर सेना की तैनाती है, सोल्टोरो रिज जिसका जिक्र हो रहा है, वो सियाचिन ग्लेशियर से कहीं आगे है, ऊंचाई पर है। सवाल सिर्फ इतना है कि उस ऊंचाई से हम नजर तो रख सकते हैं अक्साई चीन पर भी और पाकिस्तान पर भी, लेकिन वहां तक पहुंचना और वहां टिके रहना इतना दुर्गम है, वो किसी युद्ध से कम नहीं। हनुमंथा वहां से हनुमंथपैया कैसे निकल कर आया लॉन्स नायक, और क्या स्थिति उस रिपोर्ट पर आए उससे पहले एक सफर भारत की राजनीति में उस जमीन पर जहां पर किसान खेती करता है और प्रधानमंत्री किसान रैली की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का सीहोर जिला मुख्यमंत्री का जिला है, शिवराज सिंह चौहान का जिला है, किसानों की जमीन है, किसान ही इकोनॉमी में हिस्सेदारी बनाता है। लेकिन वहां पर रैली होने वाली है, किसान रैली, और वो रैली किस जमीन पर? किसान की जमीन पर। रिपोर्ट देखिए। किसानों के बीच किसानों की ही बात होगी, और जमीन भी किसी किसान की होगी। जी, सीहोर के शेरपुर गांव में इसी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 लाख किसानों को संबोधित करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की किसान रैली से पहले शायद ही कोई प्रधानमंत्री मोदी को यह बता पाएगा कि जिस जमीन पर किसान रैली हो रही है वो जमीन खेती की है, और रैली के लिए किसान को फसल काटने का हुक्म सुना दिया गया। अल्टीमेटम 9 फरवरी का था, तो आज फसल कट गई। पूरे जोर शोर से तैयारी चल रही है। 28 एकड़ ज़मीन जो है निजी ली गई है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर जो करीब 6 एकड़ ज़मीन किसानों की है, जिनसे कहा गया है कि पूरी फसलें काट लें। हमारे साथ वो किसान है, ये बताएं कि क्या आपसे कहा गया था कितने एकड़ आपने फसल अभी काटी है? हाँ सर, यहाँ पे टीम आई थी, प्रशासन की टीम आई थी, तो उन्होंने सब पूरी टीम थी, पटवारी और तहसीलदार वगैरह सब आए थे। तो उन्होंने कहा था कि ये यहाँ से ये ब्रेकिंग करेंगे, यहाँ से पूरा ब्रेकिंग करेंगे, तो ये वाला खेत और ये वाला जो है आप साफ कर दो, इसका गेहूँ कटवा दो। तो इस त्रासदी के बीच पीएम की रैली की तैयारियों का आलम यह है कि 230 एकड़ जमीन में 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, और पीएम के लिए खास टेंट बनाया जाएगा। यानी पीएम समेत मंत्री संतरियों को कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन किसान सम्मेलन की इसी तैयारी के बीच किसान सुरेश परमार फंस गए। उनके खेत रैली स्थल के बीच में आ गए। खेत में फसल थी तो प्रशासन ने उन्हें फौरन फसल काटने का आदेश सुना दिया, और अल्टीमेटम आज का ही था। तो किसान सुरेश परमार आनन फानन में अधपकी फसल काटने को मजबूर हो गए। फसल काटी, ट्रैक्टर पर लदवाया और चल पड़े। इसके अलावे उनके 2 भाइयों पर भी प्रशासन ने फरमान की गाज गिरा दी। 3 भाई हैं हम तीनों, सुरेश, दशरथ और एक छोटा भाई राजन की खड़ी हुई है। तो उधर 1 एकड़ मेरा और है, उधर तो मैंने भी नहीं कटवाया, ठंडा है, अभी इनका सब सूखेगा जब भी कटवाऊंगा। लेकिन सरकार का कहना है किसी की फसल जबरदस्ती नहीं कटवाई गई। 200 एकड़ सरकारी जमीन है और 26 एकड़ निजी लोगों से पार्किंग और दूसरी व्यवस्था के लिए ली जरूर गई है, लेकिन जबरदस्ती किसी से नहीं की गई। माननीय प्रधानमंत्री का सभा मंच बन रहा है, उसके आसपास की कॉलोनी नजर की जमीनें पड़त भूमि है और उनकी सहमति से ली गई है। इसके आगे जितना ज़मीन है वो शासकीय लैंड है। हमने किसी किसान की खड़ी फसल पर कोई कार्यक्रम नहीं रखा है, न ही किसी किसान को यह कहा है कि आप अपनी खड़ी फसल को काट लें। तो सच बोल कौन रहा है?
यूं सच तो हमेशा सत्ता ही बोलती है, किसान सच कहां बोल पाता है। फिर सवाल देश भर के किसानों का है, और रैली पीएम की तो एक किसान की फसल शहीद हो गई तो क्या हुआ? देश में तो पिछले बरस 4000 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी कर ली। बीते माह यानी जनवरी में ही 150 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं। तो एक फसल शहीद हुई तो क्या हुआ? अब इंतजार पीएम की किसान रैली का है। अमित कुमार, सीहोर, आज तक। जी, इधर खेत की जमीन और दोबारा आपको लिए चलते हैं लांस नायक हनुमंतप्पा, जो दिल्ली में इलाज चल रहा है सैनिक अस्पताल में। लेकिन किन हालात में, किस स्थिति में वो बच गए, जरा रिपोर्ट देखिए। 6000 मीटर की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर में कई टन बर्फ के नीचे 6 दिन तक दबे होने के बाद आज जब लांस नायक हनुमंतप्पा जीवित निकला तो कईयों ने इसे चमत्कार माना, तो कईयों ने विज्ञान से आगे मजबूत आत्मबल। हनुमंतप्पा फिलहाल कोमा में है, ब्लड प्रेशर कम है, लेकिन हर कोई अचंभे में है कि जवान को ऑक्सीजन उस वक्त कहां से मिल रही थी जब वो कई टन बर्फ के नीचे था, या फिर शून्य से नीचे तापमान पर भी कोई कितने दिन कैसे जीवित रह सकता है, इस पर शोध हुआ भी है या नहीं। क्योंकि माना यही जाता है कि लंबे समय तक शून्य से नीचे के तापमान में रहने से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, यानी दिल तेजी से काम करता है और दिल की धड़कन रुकने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। और आज भी ऊंचाई पर ज्यादातर मौतें हैपो यानी हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा से होती है। इसमें व्यक्ति के फेफड़ों में पानी भर जाता है। इसके अलावा कई जवानों में एक्यूट माउंटेन सिकनेस की शिकायत होती है। आपने महसूस किया होगा कि पहाड़ों पर जाने के कारण कभी कभी सिर में दर्द होता है। दरअसल ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने के कारण मस्तिष्क पर दबाव बढ़ जाता है। बहुत ठंड से खून जम जाता है, उंगलियां गल जाती हैं, निमोनिया या इन्फेक्शन हो जाता है, और बहुत ठंड से गैंग्रीन हो सकता है या कहीं शरीर का कोई हिस्सा सड़ जाता है। ठंड से एक और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है, थ्रोम्बोसिस। दरअसल ज्यादा ऊंचाई से शरीर में खून का जमना बढ़ जाता है। ठंड से दिल में या मस्तिष्क में थक्का जम जाता है। ऊंचाई पर मृत्यु के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन लांस नायक हनुमंतप्पा कैसे बच गया ये समझना मुश्किल है। और इससे पता यही चलता है कि मनुष्य के शरीर के प्रकृति के साथ रिश्तों की 90% बातें अभी भी विज्ञान को मालूम नहीं। और शायद हनुमंतप्पा को लेकर अब डॉक्टर भी नए शोध करेंगे, यह भी तय है।